अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और बात करेंगे नाज़रीन मार्केट की। और जो है मार्केट का ऑल ओवर अगर हम एक जो है जायज़ा लें तो मार्केट में हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से एक प्रेशर तो हमें नज़र आ ही रहा है, क्योंकि जो है जो अभी जो वॉर सिचुएशन है उसमें जो कहते हैं ना कि जो लफ्ज़ों के तीर हैं वो चलते ही चले जा रहे हैं। और अब जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है कह दिया है कि वो जो है माशी तौर पे जो है वो ईरान को चैलेंज देंगे, और अगर कोई और मुल्क भी जो है उसका साथ देने की कोशिश करेगा तो शायद उसको भी इस चैलेंज का सामना करना पड़े। और जो है चीज़ें एग्रेसिव होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है अगर हम ऑयल की प्राइस देखें तो इस वक्त आई थिंक 4 वीक्स की जो है सबसे हायर साइड पर जो है इस वक्त ऑयल प्राइस है। और इसके अलावा जो है बाकी हम बाकी और दूसरी चीज़ें देखें तो रिजल्ट सीजन है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो है जो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर है कि अमेरिका से यूएसए से जो यहाँ $10 अरब का जो है वो सपोर्ट लिया गया है। और आई थिंक ये कर्ज नहीं है, ये आगे किस हवाले से कितना ज़्यादा हमें सपोर्ट कर सकता है और कहाँ कहाँ पर जो है हमारे लिए बेनिफिशियल रह सकता है, इसके ऊपर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे थोड़ी सी। जी हाँ, और साथ ही साथ जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर भी एक जो है रोशनी डालेंगे। यस। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल हफीज साहब। जी हाँ, जो जो कि सीईओ हैं किफाया इन्वेस्टमेंट्स में। और उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैक्म नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी, जबरदस्त बेहतरीन। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय सेशन। सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मार्केट का एक ऑल ओवर जो है व्यू आप शेयर करें, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल जो है हमारा जो पेट्रोल है वो भी बढ़ गया है। डीजल प्राइस जो है वो काफ़ी कम हुई है रिफाइनरी के साथ जो है मुशावरत करने के बाद। और कुछ उनके साथ वादे मुआहदे भी किए गए हैं उनकी अपग्रेडेशंस के हवाले से। कैसा देख रहे हैं, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर ने तो अभी कहते हैं ना कि कुछ हफ्तों से बड़ा ही ज़बरदस्त एक इन्वेस्टर्स को बड़ा खुश किया हुआ था। अब क्या सिनेरियो होगा? थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक ऑल ओवर एक व्यू आप शेयर करें। अच्छा अच्छा, नादिया देखें पहले तो हम्म। रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो अभी तक हम देख रहे हैं वो अप्रैल के या मार्च के जो मार्जिन्स थे, हाँ। जो अप्रैल में थोड़ा बहुत कंटिन्यू हुए थे, वो देख रहे हैं। हाँ। जो रीसेंट मार्जिन्स थे जिस पे अभी कल ही डिसीजन हुआ है, वो अभी रिजल्ट में शामिल नहीं है। जाहिर है वो रिजल्ट जो हमने देखा है, जो एपीआरएल का बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है, वो हम्म। उसमें जो बेस्ट क्वार्टर था वो शायद अप्रैल वाला था, बेस्ट मंथ जो था वो अप्रैल वाला था। हम्म। जो क्योंकि फरवरी में जंग स्टार्ट हुई थी, मार्च में अच्छे मार्जिन थे, और फिर अप्रैल में भी कैरी फॉरवर्ड हुए थे। हम्म। आ, अभी जो सितंबर जो अगस्त का जो मार्जिन्स अच्छे इम्प्रूव हुए थे, उस पर कल फिर गवर्नमेंट ने डिसीजन करके उसको कैप किया है। ऑल्दो वो कैप भी अभी हायर साइड पे है, तो ऐसा नहीं है कि वो उससे मार्जिन्स खत्म हो गए हैं। तो ये। प्रॉफिट मार्जिन्स अभी भी मौजूद हैं। जंग की सिचुएशन ना सिर्फ ईरान वाली साइड पे चल रही है, बल्कि जो हमारी यूक्रेन और रशिया वाली वॉर है उसमें भी रिफाइनरीज पर अटैक हो रहे हैं। तो रिफाइनरीज के क्रैक स्प्रेड्स अच्छे हुए हैं इस वक्त। तो ये लेकिन होता टेम्परेरी है, देखें फिर भी देख के काम करना चाहिए, फिर रिफाइनरी में सब चीजें जल्दी से चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए वो 10 का मल्टीपल अज्यूम करना है कि अगर 25 रुपए की अर्निंग आई है तो वो 250 का शेयर होगा, ये सब इतना सही नहीं होता। ऑल्दो वो क्योंकि अभी एक और क्वार्टर अच्छा मिल गया है मार्च क्वार्टर के बाद, हाँ। जून क्वार्टर, और फिर अभी सितंबर भी अच्छा मिल गया मार्केट्स को। तो पहला ये बेनिफिट तो है रिफाइनरीज को, हो सकता है एक क्वार्टर की और एक अच्छा हो, लेकिन जैसे ही कोई सेटलमेंट होगी ये चीजें बहुत जल्दी मेल्ट डाउन हो जाएंगी, तो रिस्क साइड को नजर में रखें। सही। और तो अभी इसमें जो नए जो है जो बायर्स हैं उनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए इस सेक्टर से।
देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है ना स्टॉप लॉस वाला, हाँ। वो इस तरह की चीजों में काफी अप्लाई होता है, जिसमें चीजें हम्म। फास्ट ऊपर जाती हैं, फास्ट नीचे जाती हैं, उसमें आप देख के स्टॉप लॉस को देखते हुए ही रखें। क्योंकि और दूसरा, लेवरेज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरह के कामों में लेवरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी पोजीशन है, आप होल्ड कर सकते हैं, आप कर लें। लेकिन आप लेवरेज यूज करते हुए ये वाले काम करना, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है इस वक्त सिचुएशन, ग्लोबली बहुत वॉलेटाइल है। तो मार्जिन ऊपर नीचे जाना है, एक अभी एग्रीमेंट की न्यूज आएगी और सब जो है वो रिवर्स हो जाएगा। आप देखें ना, चीजें कितनी कितनी जल्दी और कितनी, ऑल्दो लोग एग्री शायद ना करेंगे, रिफाइनरी के मार्जिन इतनी जल्दी रिवर्स होंगे, क्योंकि रिफाइनरीज पर अटैक्स हुए हैं, और अटैक्स के बाद कितना डैमेज हुआ है ये नहीं पता। तो वो जो डैमेज है वो रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा ये भी हमें नहीं पता। तो बहुत सारे अननोन्स हैं। हम्म तो स्टॉप लॉस एक अच्छी चीज है इस तरह की चीजों में। सही। और सर जैसे मार्जिन्स की बात हो रही है, तो अभी हमने ये सुना है कि ओएमसीज वाले भी जो है थोड़ी सी अपनी मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्या इस खबर में कितनी सदाकत है और इसका क्या इम्पैक्ट अगर ये बढ़ते हैं तो क्या नजर आता है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जब भी प्राइस इंक्रीज सामने नजर आता है, उनका कोई बेनिफिट नहीं होता है इसका। और हम्म वो बेनिफिट इसलिए नहीं होता कि वो कोई परसेंटेज पे नहीं चलता, उनका रुपी पर लीटर चलता है। हम्म तो हम्म जब रुपी पर लीटर चलता है तो वो फिर मार्जिन्स के लिए अलग से उनको जाना पड़ता है। ऑल्दो ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, आप परसेंटेज की बेस पे हो, ताकि बार बार आना जाने का काम ना हो। तो एक बड़ी रूटीन चीज है। अगर प्राइस 200 रुपए की चीज थी तो 30 रुपए का मार्जिन ठीक है। लेकिन अगर 400 की चीज है तो फिर मार्जिन भी इंक्रीज होना चाहिए। तो 30 का मार्जिन नहीं है, मैं वैसे ही एक नंबर बता रहा हूँ। हम्म 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 आ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि परसेंटेज की टर्म में चलना चाहिए ना। अगर मैंने 20%, अगर मैंने कहा 2% आपका प्रॉफिट मार्जिन है, तो मेरा 2% 300 रुपये का हो जाता है तो बढ़ जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होता, और फिर ये वो स्टॉक मार्केट प्लेयर्स के लिए न्यूज़ बन जाता है कि अब मार्जिन बढ़ रहे हैं, अब नहीं बढ़ रहे। तो बढ़ना है, एक रेगुलर चीज़ है। अब 330 एक नॉर्म बन गया, अब 260 वाला नॉर्म नहीं है। अब रेगुलर प्राइस ही पेट्रोल की तकरीबन अराउंड दिस लेवल हो गई है। तो मार्जिन जो हैं वो इंक्रीज होंगे। सही। और सर ये जो अभी हमें एक सपोर्ट, वो क्या कहते हैं, सपोर्ट मनी है, जो यूएसए से जो है पाकिस्तान ने ली है 10 अरब डॉलर की। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इससे सुन रहे हैं कि रुपया भी थोड़ा सा मजबूत होगा। कैसा देख रहे हैं इसको? इसका क्या बेनिफिट हमें आगे कहाँ पे नजर आएगा? नहीं, हमें बज़ाहिर नहीं नजर आएगा इसका बेनिफिट, क्योंकि ये तो इंटरनल अरेंजमेंट है जो बिटवीन ट्रेजरीज हुई है मेरे ख्याल से। तो ये स्वैप अरेंजमेंट है। और हम्म बाहर बज़ाहिर इसका कोई इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आएगा। आईएमएफ के टर्म्स में ज्यादा इसको स्टेबिलिटी नजर आएगी शायद। चीजें ज़ाहिर है रोल ओवर होती हैं और एग्रीमेंट इम्प्रूव होते हैं, तो आईएमएफ के लिए हमारी चीज कंडीशंस आसान हो जाती हैं बीट करना। तो हम्म। उस तरह की चीज है जिसका बाजार कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आएगा। सही। और सर अभी ये भी कह रहे हैं कि सीमेंट्स और जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो एक बूम आ सकता है। जैसे ये रिफाइनरी के हवाले से जो ये खबर आई, तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो सीमेंट और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसमें एक जो है इसमें आ सकता है। मतलब अभी जैसे सीमेंट तो खैर चल रहा है, बट टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं वो साइड हुआ हुआ है, तो उसमें एक हम देख सकते हैं, एक मूव देख सकते हैं। तो ऐसा है कुछ? जी। अच्छा, इससे पहले मैं दूसरी जो आपने रुपी वाली बात की थी उसको हम्म। थोड़ा सा वो कर दूं। देखिए, रुपी स्टेबल है, आप देख रही हैं रोजाना एक एक हाँ पैसा बिल्कुल। के हिसाब से बढ़ ही रहा है हम्म अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो रुपी इसलिए स्टेबल है कि जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, वो उसके अंदर लोग कहते हैं यार ये रेमिटेंसेस ओनली है, लेकिन मेरा ख्याल से रेमिटेंसेस के अलावा एक, मेरा अपना ख्याल नहीं है, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स देखे हैं कुछ लोगों के जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इसमें सिर्फ रेमिटेंसेस नहीं है, इसमें फ्रीलांसर्स की इनकम भी है। तो हम्म फ्रीलांसर्स की इनकम ज्यादा स्टेडी है। तो जो ग्रोथ हमें नजर आ रही है वो बहुत अच्छी है पाकिस्तान के लिए। अब आप देखें, $7 बिलियन का इम्पोर्ट बिल भी अब इतना ऑड नहीं लग रहा। जहां पे जाके हम चीजें आउट हो जाती थी हमारी $7 बिलियन की इम्पोर्ट बिल पे,
वहां हम्म। पे अब इतनी आउट नहीं है। तो ये बड़ी इंपोर्ट को सपोर्ट कर रहा है हमारा रेमिटेंसेस। अच्छा, अब आपके दूसरे सवाल पे आप प्लीज रिपीट कर दें। जी। सर, मैंने जैसे क्या कहा कि अभी रिफाइनरी के ऊपर बात हुई है, तो अब ओके, ये कह नेक्स्ट रहे हैं कि अब सेक्टर। सीमेंट और हाँ, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसके ऊपर। जी, टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं वो भी नहीं पिक कर पा रहे। इवन हम्म। सिस्टम से रिलेटेड आज एक अच्छी न्यूज आई थी सिस्टम लिमिटेड से रिलेटेड, लेकिन कोई खास पिकअप नहीं हो रहा है। सिस्टम से रिलेटेड का वो आया था कि फोर्ब्स लिस्ट के अंदर जो है वो 3 कंपनियों को शामिल किया है, जिसमें से एक सिस्टम्स लिमिटेड है। पाकिस्तान की 3 कंपनीज और साजगार भी है और एक और है। तो ये अच्छी न्यूज़ है। पाकिस्तानी अच्छी गवर्न, वेल गवर्न और प्रॉपरली बढ़ती हुई कंपनीज हैं। हम्म। सिस्टम्स के अंदर एक चीज़ है, अगर आप ये देखें देखें उसकी वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ती है, एक साथ बढ़ती है और फिर वो रुक जाता है। लेकिन उसकी ग्रोथ तो 30%, 25% पर एनम चल ही रही है। मतलब जो उस बिजनेस की ग्रोथ है वो बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है। अगर आप 20-25% ग्रोथ देखें तो देखिए उसका प्राइसिंग का तरीका अजीब है, वो एक साथ ही एक ही रन में बढ़ता है। तो हम्म। सिस्टम्स पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इस तरह के स्टॉक होना इसलिए चाहिए कि ये आपको मौका नहीं देता फिर अपने जब अपने आप को कैचअप करता है और फिर बहुत एक्सपेंसिव होकर रुक जाता है ये। तो ये जो आईटी सेक्टर में हम आ रहा है ओवरऑल ही है। बाकी अब टीआरजी तो फड्डे की नजर है, आपको पता ही है वो बात। हम्म। तो वो तो सिर्फ वही न्यूज ड्रिवन ही रहेगा। और बाकी नेटसोल या ये सब तो स्टोरी से आउट है इस वक्त। कोई ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी चीज भी इनकी नहीं नजर आ रही ना, वॉल्यूम में कोई खास ग्रोथ नजर आ रही है। तो हम्म। ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी या वॉल्यूम किसी एक चीज में तो हो तो हम बात करें कि फिर टेक्नोलॉजी में कौन सा बच जाता है जो स्ट्रॉन्ग शेयर हो। जो अभी हम सुपर नेट देख रहे हैं, वो भी जो है वो इसी तरह है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ स्टोरी है नहीं। टेक्नोलॉजी में क्या चीज लीड करेगी सिस्टम्स लिमिटेड के अलावा, अगर हम ये कहें तो ये देखना पड़ेगा। सीमेंट में आपकी बात ठीक है। अभी मेरे ख्याल से लकी जिस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है, आ, बहुत अच्छी वैल्यूएशंस हो गई हैं इसकी। हम्म। लेकिन फिर भी इसकी अंडर परफॉर्मेंस नहीं खत्म हो रही है। तो गाड़ियां का मार्जिन एक ड्रैग बन रहा है इन कंपनियों पे, हब पावर और लकी पे। और जो नई नई गाड़ियां आती जा रही हैं और वो एक कंपटीशन डेवलप होता जा रहा है, वो मेरे ख्याल से अब ड्रैग बन रहा है, बजाय इसके कि वो बहुत अच्छी न्यूज होने के। एक तो साजगार जैसे शेयर भी 2300 से नीचे आ गया और 1800 पे आ गया। हम्म। तो मार्जिन्स और कंपटीशन अब मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट प्ले है। और शायद अब सर्वाइवल, कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा। लकी की स्पोर्टेज अब ठीक ठाक एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द चाइनीज कार्स, द कोरियन कार्स। तो कोरियन कार्स एक्सपेंसिव है तो मार्जिन्स में मसले अब आ रहे हैं। अब ठीक ठाक जो है वो इंडस्ट्री रीशेप करेगी अपने आप को। मेरे ख्याल से बहुत सारे आ गई हैं अब तो ब्रांड्स। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं जी। रॉ अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम नवाज़। सर, मुझे ये ओवरऑल पूछना था इंडेक्स के बारे में। आप पर्सनली क्या समझते हैं? क्योंकि पिछले 6 महीने तो ओवरऑल जो है ना, मार्केट कोई किसी एक सिनेरियो में नहीं चली है। कभी कैप तो कभी डाउन, तो इसी तरह मतलब कोई वे नहीं था सर रैली वाला। आप क्या समझते हैं पर्सनली सर? कोई इस साल के एंड तक कोई रैली आ सकती है सर ओवरऑल इंडेक्स के अंदर? देखिए, एक बात समझें कि ईरान और वेनेजुएला अभी तक ऑयल मार्केट में नहीं था। और अब अगर पीस हुआ किसी भी पॉइंट पे तो ये दोनों भी होंगे। तो ऑयल प्राइस एक मतलब सिग्निफिकेंटली डाउन जा सकती है। लेकिन तो ये पीस की खबर यानी कि पहले की निस्बत ज्यादा बड़ी खबर हो गई है। लेकिन ये हो नहीं पा रहा तो मार्केट रुकी हुई है, खबर का इंतजार कर रही है। और आप 6 महीने कह रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया। अक्टूबर में जो लेवल था वो अभी भी तकरीबन वही लेवल है। अक्टूबर 2025 या सितंबर 2025 में जो लेवल था, मेरे ख्याल से अभी भी वही लेवल है। तो साल हो गया तकरीबन, चीजें वही की वही हैं, कहीं पे मूव नहीं हुई। इंडिविजुअल स्टॉक्स मूव हुए हैं
लेकिन मार्केट एज अ होल नीचे 145 तक गई और फिर वापस आके वहीं पे ही खड़ी हुई है। तो इसको मूव करने के लिए कोई ट्रिगर चाहिए। अब स्टोरी आपने देखी होगी, अब बनना शुरू हो गई है, गैस सेक्टर सर्कुलर डेट अप्रूवल के साइड पे चला गया है। जो कह रही थी ना नादिया, नेक्स्ट स्टोरी क्या है, तो ये नेक्स्ट स्टोरी है। सीमेंट और आईटी में स्टोरी ढूंढने के बजाय गैस सेक्टर सर्कुलर डेट एक वाइब्रेंट स्टोरी है मेरे ख्याल से। पीएसओ का मूव भी आपने देख लिया, पीपीएल का भी मूव देख लिया, ये इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई स्टोरी इधर इस साइड पे बन रही है। जी। सही। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर इमरान अपना सवाल करें। थैंक यू नादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम मेरी इसे अस्सलाम। दो स्टॉक्स के बारे में थोड़ी सी क्यूरी है। एक तो आदमजी इंश्योरेंस के बारे में, अगर इसको बाय किया जाए तो किस रेट पे बाय किया जाए और क्या टीपी रखा जाए। और सर एक फास्ट केबल का रिजल्ट काफी अच्छा आया था और वो काफी जंप भी हुआ है। सो उसको अगर हम लेना चाहें तो किस रेट पे लें और किस टारगेट पे आउट हो, ये दो क्यूज हैं प्लीज। थैंक यू। सही। देखिए आदम जी, हम लोग कवर नहीं करते। थोड़ा बहुत मुझे पता है कि यील्ड उसकी अच्छी है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, लेकिन मैंने सही कवर नहीं किया वो आदम जी इंश्योरेंस को। जाहिर है इन लोगों के पोर्टफोलियोज होते हैं, इक्विटी मार्केट अप होगी तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इक्विटी मार्केट डाउन हो या स्टेबल हो तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है। क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनीज का एक मेजर बिजनेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। तो ये चीजें इसकी इसकी प्राइस को चेंज करती रहती हैं। आ, दूसरा आपका सवाल था, सॉरी मैं आज कम नहीं बोलूँ। फास्ट केबल के बारे में था फास्ट सर। केबल्स ने जितना भी अच्छा रिजल्ट दिया है मेरे ख्याल से वो इनकॉर्पोरेटेड है, उसकी प्राइस में इनकॉर्पोरेटेड है। तो उसमें कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। अब आप देखिए आज इंटरनेशनल स्टील का कितना अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन वो पहले से ही प्राइस में इनकॉर्पोरेटेड ही है। तो आप क्या उसको, तो आप नेक्स्ट टारगेट क्या बनाएंगे उस पर। तो लोग पहले ही काफी स्मार्ट होते हैं और जल्दी से इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं सारे रिजल्ट्स को। आयशा स्टील का इतना अच्छा रिजल्ट आया, वो भी इंकॉर्पोरेट कर लिया था, उससे पहले ही वो 14+ हो गया था। तो मार्केट काफी अच्छी है जो पहले से इंकॉर्पोरेट कर लेती है इन चीजों को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आपको वेट करना चाहिए, कोई अच्छी प्राइस मिले, कोई नीचे कम से कम आपको 15% डाउन मिले करंट लेवल से 10%, तो फिर आप एक्यूमुलेट करें। देखिए नॉर्मल लेवल, एक रूल समझें, जब आप सोचेंगे आज मैंने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो बेस्ट तरीका ये है कि टॉप 10 स्टॉक्स में कर दें जो कि MI30 इंडेक्स के हैं। आपको कोई मसला नहीं होगा उसमें। लेकिन जब आप समझें आपने एक मौके पे इन्वेस्ट करना है तो फिर आप बैठें और अच्छे टारगेट करें मिड साइज कंपनीज को जिनकी ग्रोथ अच्छी हो। जैसे हमने दो कंपनीज तो अभी बात कर ली, इंटरनेशनल स्टील और ये आपका फास्ट केबल्स। तो आप मिड साइज कंपनीज को टारगेट करके बैठे हैं, अच्छा अच्छे जब डिक्लाइन आता है, जब प्रेशर आता है तो इनको जमा करें। लेकिन एनी डे इन्वेस्ट करना हो कि आज मेरे पास 5 लाख रुपए आए हैं मैं इन्वेस्ट कर दूं, तो आप एनी डे के लिए वो होता है कि आप टॉप 10 कंपनीज में गए कि MI30 की वेट से निकाली और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच जी सर। थैंक यू वेरी मच। जी जी। थैंक यू नादिया। बहुत शुक्रिया जी। जी इनाम अहमद अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वाल- जी वालेकुम अस्सलाम। सर तीन आइटम्स के बारे में पूछना है, इंटरलूप, एंग्रो फूड्स और गुल अहमद टेक्सटाइल। जी। अच्छा, इंटरलूप तो आप अभी तक जो मुझे फॉलो करते हैं वो मेरी लॉजिक समझ गए होंगे। मैं कहता हूँ भाई, एक चीज बढ़ रही हो कम से कम आपकी, या तो प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हो या फिर सेल्स ग्रोथ हो, जिसके में इवेंचुअली पता चले कि कभी प्रॉफिट भी कैचअप कर लेगा। जाहिर है अगर आज मेरा मार्जिन अच्छा नहीं है तो 2-4 साल में अच्छा तो हो ही जाएगा ना। तो अगर मुझे मसला नहीं है, मैं किसी पॉइंट पे भी वो स्टॉक एक्यूमुलेट करता रहूं, तो इवेंचुअली वो मार्जिन कैचअप कर लेगा। या फिर आज ही मार्जिन बहुत अच्छा हो। तो दो एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ इसकी। इंटरलूप उसमें एक एग्जांपल है जो सेल्स ग्रो अच्छी करता है, सिस्टम्स लिमिटेड एक एग्जांपल है जो उसकी टॉप लाइन ग्रो होती रहती है। तो ये मार्जिन कैचअप कर ही लेते हैं, इनके कभी प्रेशर होता है लेकिन कभी आ, इसी की दूसरी साइड है जिनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा मिलर ट्रैक्टर, सासगार, इस तरह के शेयर्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं। तो इनमें भी मसला नहीं है। हमारे ऑयल ऑयल गैस के सेक्टर और फर्टिलाइजर कंपनीज और
तो इनमें भी कोई इशू नहीं होता क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ही इनके बहुत अच्छे हैं। आ, इसके अलावा जो है वो चीज़ों में आपको कॉशियस रहना चाहिए। मतलब इंटरलूप टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करने में कोई मसला नहीं होता, 1 2 साल 3 साल में आपको, मतलब आज आप 20% महंगी भी ले लेंगे तो वो 20% सेल्स ग्रोथ ही हो जाएगी अगले साल तक। तो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, लिया जा सकता है किसी भी पॉइंट पे। गुल अहमद में ग्रोथ ही नहीं है, गुल अहमद बढ़ता ही मतलब उसकी टॉप लाइन की ग्रोथ ऐसी नहीं है जिसमें हम कहेंगे यार अगर गलती हो गई तो अगले साल कवर कर लेगा। तो उसकी शेयर प्राइस भी आप देख रहे हैं कि कुछ खास मूव नहीं होती है, वहीं की वहीं होती है साला साल। सही, बहुत शुक्रिया। जी जी इफ्तिखार साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है। जी बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा सर, मैंने पता करना था पीएसओ के बारे में। जी जी। तो एक तो इसका ये बता दें कि ये इसका टारगेट इस साल एंड तक, दिसंबर एंड तक कब तक जाएगा। और दूसरा ये ट्रेडिंग व्यू पे मैंने देखा था तो इसका टारगेट 900 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए क्या आप, ये 1 ईयर टारगेट 900 दिया हुआ था, तो ये क्या जा सकता है 900 तक, या वैसे ये उनकी पेशेन गोई है, या वैसे उनके जो है ना एस्टिमेट है? सही है। देखिए बेसिक बात समझे पीएसओ की। पीएसओ की बेसिक बात ये है कि वो एक कंपनी है जो पैसा बहुत बनाती है, लेकिन उसके पास पैसा होता नहीं है। क्योंकि पैसा इसलिए नहीं होता कि दूसरे उसका पैसा देते ही नहीं है। जब जिसको वो बेचता है उसको फ्री में बेचता है। तो बहुत सारा उसका पैसा फंसा हुआ है ऑलरेडी। जैसे जिसको हम गैस सेक्टर सर्कुलर डेट कहते हैं। ऑल्दो पीएसओ का पैसा इतना ज्यादा नहीं है वॉल्यूम में, लेकिन पीएसओ क्योंकि पीपीएल और ओजीडीसी के निस्बत छोटी कंपनी है, तो इसका पर शेयर बहुत बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है, 280 अरब रुपए फंसा हुआ है। 80 अरब रुपए इसका वहां फंसा हुआ है एनर्जी सेक्टर सर्कुलर डेट में, और 280 प्लस इधर फंसा हुआ है गैस सेक्टर में। तो आप सोचे ये कंपनी इस बीमारी के साथ जी रही है। अगर ये बीमारी दूर हो गई तो फिर 900 रुपये होना कोई बड़ी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। तो एक ऐसी चीज है जिसको होना जरूर चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि कभी भी ऐसी कोई खबर आ जाए कि ये मसला, लेकिन दो तरह से हल होना है ना, एक तो पुराने 200 अरब मिलने हैं और एक नए पैसे ना फंसे। तो पीएसओ तो कैश बना लेगा, अगले साल दोबारा बना लेगा, कैश बनाता ही आ रहा है। तो पहले तो अगले साल हर साल फंसना खत्म हो जाए तो एक ग्रोथ आ जाएगी, शायद 500 रुपये हो जाए उस खबर पे, अगर पैसे फंसना खत्म हो जाए इसके। और दूसरा अगर पुराने मिल जाएं तब तो फिर 800 900 होना पे बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोनों चीजें हैं हमारे मुल्क के डिसीजंस पे। गैस कितनी महंगी कर सकते हैं ये लोग, कितनी जल्दी ये रिकवर हो सकता है। मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा। प्लान ये है कि सारी कंपनियां मिलकर डिविडेंड्स दें, जो 100 100 अरब रुपए डिविडेंड्स हैं, वो डिविडेंड्स री इन्वेस्ट हों, 4 या 5 साल में ये जो पैसे हैं ये सब मिल जाए। तो हर साल थोड़े थोड़े करके मिल सकते हैं, तो 900 एक साथ तो नहीं होगा। रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये हर साल 100 रुपये बढ़ना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम नेक्स्ट 3 जो है वो 4 इयर्स में सेटलमेंट की बात करें सेक्रेटरीट की। सही, बहुत तो शुक्रिया। सर ये हेलो हेलो, जी जी, जी जी। सर ये पिछले साल भी इसी तरह ही ये 370 75 रुपये पे था अगस्त में, और मैंने बाय किया था, फिर ये 500 तक गया था। तो आज फिर ये 350 पे उसी तरह आ गया, और फिर 370 75 पे भी फिर रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इसको अभी रखना चाहिए अपने पास? देखिए पिछले साल बात ये थी कि कह रहे थे वो जो एनर्जी, आप थोड़ा सा बस अलग अलग समझे बात को। एक है एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर रेट, एक है गैस सेक्टर का सर्कुलर रेट। एनर्जी सेक्टर में 80 अरब फंसे हुए थे इसके। पिछले साल बात ये हो रही थी कि वो जो 80 अरब है वो पीएसओ को मिल जाएंगे और ये आगे उसका डिविडेंड दे देगा। 80 अरब भी इसके हिसाब से बहुत बड़ी रकम है क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू ओजीडीसी या पीपीएल। तो लेकिन वो मिले नहीं, मिले उनमें से थोड़े पैसे, मतलब मेरे ख्याल से 20 अरब के करीब मिले या 25 अरब के करीब मिले, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं पता। तो बहरहाल वो जो एक एक्साइटमेंट थी कि 500 का हो जाना चाहिए वो खत्म हो गई, क्योंकि
पूरे पैसे नहीं मिले। लेकिन हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं गैस सेक्टर की। गैस सेक्टर 280 अरब रुपए प्लस है, तो वो बहुत बड़ी रकम है। अब उस पे बात चल रही है। तो अब एक और रैली ड्यू हुई हुई है, क्योंकि अब दूसरी बात शुरू हो गई, अब दूसरी साइड शुरू हो गई बात की। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों रिजॉल्व हो जाए तो क्या बात है। लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ था, पिछला वाला मसला पार्टली रिजॉल्व हुआ था। सही, बहुत शुक्रिया ठीक। जी। जी हैदर बिल्कुल। अली, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर दो स्टॉक्स हैं, के इलेक्ट्रिक और वेव्स कॉरपोरेशन, काइंडली इनके बारे में बताइएगा सर। देखिए, वेव्स जो भी स्टॉक राइट लाता है, आपको पता है, उसके बाद तो वो मतलब साइड लाइन ही हो जाता है। तो वेव्स को फॉलो करना मेरे ख्याल से फॉर द टाइम बिंग छोड़ दें, या तो फिर उस जो भी राइट्स वगैरह से रिलेटेड खबरें हैं उसको गुजरने दें एक दफा। कि इलेक्ट्रिक में सारा मसला गवर्नमेंट की प्राइसिंग का है। आप जब इन्होंने नई मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया था, तो इन्होंने कहा था कि आप करंट जो प्राइसिंग गवर्नमेंट दे रही है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमें सिर्फ मैनेजमेंट का चेंज करा दें, हमारे हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो उस पे जो है वो उस पे भी रेडी कर रहा था स्टॉक। लेकिन अब क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हो गई है, और अब करंट प्राइसिंग में ये कितना सरवाइव कर सकते हैं, और ये के इलेक्ट्रिक के लिए क्वेश्चन है। और कितनी जल्दी जो है वो इनका एग्रीमेंट, वो सारे जो मसाइल थे आपको पता है, इनका जो लॉन्ग टर्म प्राइसिंग थी वो डिटरमिन नहीं हो पा रही थी, और इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2024 के इशू नहीं हो पा रहे थे। ऑडिट हो गया था, लेकिन उसके बाद एनुअल रिपोर्ट रुक गई थी। मैंने उसको सही फॉलो नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से एनुअल रिपोर्ट अभी भी रुकी हुई है 2024 की। तो इसकी ये चीजें जो पहले तो प्राइसिंग क्लियर हो, गवर्नमेंट ने बाद में जाके इनकी टर्म्स रोक दी थी, आपको याद होगा। उसमें पॉलिटिकल प्रेशर था या क्या था, ये सही बात नहीं पता, लेकिन फड्डे वाली कंपनी है। चीज रिजॉल्व होगी तो बहुत तेजी से हो जाएगी, और ओवरनाइट ही हो जाएगी। पता चलेगा कि सारे इसका वो भी आ गया है जो मल्टी ईयर टैरिफ है, और इसके अकाउंट्स भी रिलीज हो गए हैं। तो ये उस खबरों पे ही है ये कि इलेक्ट्रिक। सही, बहुत शुक्रिया। जी मोहम्मद उमर, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे सितारा पेट्रोलियम का पूछना है कि उसकी प्राइस तो बहुत लो गई हुई है, इसका जो अब आगे जून का रिजल्ट है उसमें कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है? सितारा का जो बिजनेस मॉडल है, स्पेसिफिकली उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन कुछ टाइम पहले दी थी, जिसके बाद से उसका, तो उन्होंने कुछ बताया था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं है हम लोग। और तो बिजनेस मॉडल की वजह से वो उसकी प्रॉब्ली थोड़ा सा प्रेशर में आ गया है वो। तो रिजल्ट्स आएंगे तभी क्लैरिफिकेशन होगी, एनुअल रिपोर्ट आएगी, तभी सही पता चलेगा कि किस तरह से इसको वैल्यू करना चाहिए। तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ सितारा पे। तो हमने इसको नोट किया हुआ है फॉर डिटेल एनालिसिस, लेकिन अभी हमने किया नहीं है इसको। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, थैंक यू। जी जी, वसीम साथ जावेद। साथ मैंने चेक कर भी लिया है कि इलेक्ट्रिक का 2023 के बाद कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं आई हुई, तो मतलब वो फंसा हुआ ही है मामला मल्टी ईयर टैरिफ। अब होता है हम्म। 2024 का ऑडिट हुआ हुआ है इनका, और अच्छा। ऑडिट होने के बाद रुक गया था। इन्होंने अनाउंस भी कर दिए थे 2024 के रिजल्ट्स, लेकिन फिर वो फटा शुरू हुआ था ना उसके बाद। तो अब देखें किस तरफ बैठता है, ये मेजर चेंज है, और पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, मतलब नेशनल लेवल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो आप देख लें कि जिस तरफ पॉलिटिक्स आएगी, कोई सेटलमेंट होगी तो पॉलिटिक्स के साथ सेटलमेंट होगी। जाहिर है कराची है तो कराची तो फिर बड़ी बड़ी चीज है ना। जी वसीम साहब, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाह। जी। जी सर, सबसे पहले तो ये प्रोग्राम आप लोग बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, नादिया आप और आपके गेस्ट भी। तो थैंक यू। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए मतलब ये आप लोगों का एक बहुत बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कदम है। सो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बिग थैंक यू, आपकी पूरी टीम को। थैंक यू। और थैंक सर क्वेश्चन है मेरा, एक लॉट कैम के बारे में एक लॉट कैम के बारे में मुझे बता दीजिएगा, आप इसको फ्यूचर कैसा देखते हैं इसका। और सेकंड, बलूचिस्तान व्हील
उनका आज रिजल्ट आया है BWHL, उसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं? उन्होंने डिविडेंड भी अच्छा दिया है, तो आप क्या उसका आउटलुक क्या देखते हैं फ्यूचर में इन दोनों कंपनीज की, क्योंकि मैनेजमेंट दोनों की काफी अग्रेसिव है, तो आपका एनालिसिस क्या कहते हैं इसके बारे में? थैंक यू। लॉट लॉट के के अंदर बारे तो में हम बात कर चुके हैं, राइट? लॉटकिन के अंदर तो वही ईपीसीएल वाली स्टोरी है, राइट, और उनके वो अभी, मार्जिन इंप्रूवमेंट की हाँ। स्टोरी है। और हम्म जो हमारा दूसरी कंपनी कौन सी थी, सॉरी? बलूचिस्तान व्हील्स, जिसका आज रिजल्ट, बलूचिस्तान व्हील्स, अगेन देखें नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बढ़ते, उसके सेल के प्राइस बढ़ती है। और बस तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर री इन्वेस्टमेंट बहुत ही खराब हो, और उसके नंबर ऑफ यूनिट सेल ना बढ़ते हो, या कोई नई प्रोडक्ट ना आती हो, उसमें इन्वेस्ट करके क्या करेंगे? सही। जी, एस खान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ मेरा जी सवाल ये वालेकुम था सर। कि सर जो है ये काफ़ी अरसे से स्टक है बिल्कुल ही बुरी तरीके से, तो इसका कोई रीज़न या कोई रिपोर्ट्स और फार्मा सेक्टर कंपैरेटिवली बिल्कुल नहीं चल रहा, इसका भी कोई रीज़न बता दें कि क्यों नहीं चल रहा। अगर आप मेरा प्रोग्राम फॉलो करते हैं, मैं कहता हूँ प्रॉफिट फॉलो करें। सर प्रॉफिट्स नहीं दिखा पाता। जब प्रॉफिट्स नहीं दिखा पाता तो फिर वो कैसे चलेगा? तो प्रॉफिट्स को फॉलो करें, बजाय इसके इस दुआ में रहेंगे यार कल जो है अच्छा हो जाएगा ये। आप देखें कुछ कंपनीज अभी भी मतलब प्रॉफिट्स बहुत जबरदस्त कर रही हैं। आप अगर मैं अभी रिसेंट देखूं तो कोहिनूर टेक्सटाइल का बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट आया है। आप एच कार का बहुत अच्छा है। तो कुछ कंपनीज हैं जो प्राइस में डिप्रेस खड़ी हुई हैं, लेकिन प्रॉफिट उनके अच्छे आए हैं। तो प्रॉफिट्स को फॉलो करें, ऐसी यहाँ ही यही अपॉर्चुनिटी निकलेगी। जहाँ पे प्रॉफिट्स होगा वहीं अपॉर्चुनिटी निकलेगी। मगर ये है कि आप प्रॉफिट्स को तो फॉलो करें, लेकिन कुछ न्यूज़ भी तो होती है ना। लाइक सेल में न्यूज़ थी कि ये कुछ अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो उसको देख के इन्वेस्टर्स थोड़ा मूव करते हैं उस तरफ। और फिर लाइक इवेंचुअली जब वो डाइल्यूट नहीं हो पाता प्रॉफिट, तो लाइक इट स्टेज द सेम। तो ऐसे में सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ऐसी कंपनियों में काम जो प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, उसमें काम करके आपने क्या करना है? बहुत सारी देखे ना, ग्रो करती रहती हैं कंपनियां, लेकिन प्रॉफिट में दिखाई नहीं पाती हैं। वो क्या रीजन है उसमें नहीं जाते, लेकिन हमारे लिए इतना समझना काफी है कि कंपनी बुक्स में प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहती है। तो आप नहीं देखिए, मैं अगर बहुत रूड होके बात करूं, मैं कहूँ यार एक बंदा बिजनेस करता है तो उसको कम से कम 10% रिटर्न ऑन इक्विटी तो मिलना चाहिए ना। मैं तो बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ। अगर मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी 10% हो, इसका मतलब है मैं बैंक डिपॉजिट कर दूं तो 10% कमा लूं, तो मैं कंपनी क्यों चला रहा हूँ? तो ये वो कंपनियां हैं जो 10% रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं बनाती। तो अगर वो नहीं बना रही हो कंसिस्टेंटली, साला साल से नहीं बना रही है, तो आपको जरूर उनके फॉलो करने के कब वो प्रॉफिट दिखाना शुरू करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर सवाल किया कि फातिमा फर्टिलाइजर के रिजल्ट के ऊपर जो है एक व्यू शेयर करना है। फातिमा फर्टिलाइजर का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। फर्टिलाइजर में एक बात और है, आज का डेटा मैं देख रहा था फर्टिलाइजर का। हम्म तो हम देख रहे थे कि फर्टिलाइजर की ओवरऑल इन्वेंट्री सबकी कम हुई है सिवाय ईफर्ट के। अब हम्म ये जो एक चीज जो है, ये आपको पता है पाकिस्तान का फर्टिलाइजर डायनामिक्स क्या है? जितना फर्टिलाइजर बनता है उतना बिकता है। हम्म और इंपोर्ट बहुत ही लिमिटेड करना पड़ता था पहले। अब जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे कुछ प्लांट्स तो एक्स्ट्रा गैस दे के चल जाते हैं, और वो सारा का सारा कवर हो जाता है, जैसे एग्रीटेक है या फातिमा फर्ट है। तो सही। दोनों प्लांट चल जाते हैं हमारे। फातिमा फर्टिलाइजर के अलावा एक प्लांट है जिसका नाम फातिमा फर्ट है, तो मैं अलग बात कर रहा हूँ ये। तो बहरहाल हमारे हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं। अब होता ही है कि जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्शन पाकिस्तान में मौजूद होती है। कुछ ठीक। अरसे से ये मैच नहीं कर रहा, तो ईफर्ट पे प्रेशर आ रहा था, क्योंकि ईफर्ट के पास मार्जिन्स के मसले हैं, जिसकी वजह से वो इतना सस्ता नहीं बेच पाता। और एफएफसी और इनकी इन्वेंट्री पहले खाली होती है, दूसरी कंपनीज की, फातिमा वगैरह की। तो अब मुझे अपॉर्चुनिटी ईफर्ट में नजर आ रही है, क्योंकि इन्वेंट्री दूसरों की लो हो रही है, और ईफर्ट की इन्वेंट्री बहुत बढ़ी हुई है। तो अगर अब थोड़ी सी भी डिमांड इंप्रूव हुई तो ईफर्ट की शायद से ऑफ टेक बहुत बेहतर हो जाए।
सही सही बिल्कुल। और सर अब आखिर में ये कि कल चूंकि लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद जो है रोल ओवर वीक है कमिंग वीक में, क्या लग रही है मार्केट कि ऑयल प्राइस भी ऊपर है, और साथ ही साथ आपकी टॉपिक क्या होंगी, वो जो आपके 10 स्क्रिप्ट थे उसके हवाले से भी मैं पूछूंगी कि कितना परफॉर्म, कितने परसेंट अब वो परफॉर्म कर चुके हैं, और अब फर्दर आपकी क्या टॉपिक्स हैं, और कल की मार्केट का क्या व्यू है। जी। अच्छा, अगर हम अभी कल की मार्केट पे आ जाएं, देखें तो हम लोग जिस तरह से एक रिस्क लेवल देखते हैं, उसमें 50 डेज मूविंग एवरेज एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है मेरे मेरे लिए। लेकिन कल उसने ब्रेक किया था, इसको आज रीगेन कर लिया है। तो मार्केट अभी एक अच्छे मतलब रीजनेबल सपोर्ट पे खड़ी हुई है, जिसने रिकवरी भी दिखाई है आज, तो एक अच्छी चीज है ये। कंटिन्यूस शार्प फॉल्स तो है ही नहीं। एक जो कब पहले आया करते थे, 2-2, 3-3% के फॉल्स आते थे, वो तो आ ही नहीं रहे। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, और रिजल्ट बाय रिजल्ट परफॉर्मेंस भी आई है। तो पाकिस्तान रिफाइनरी वगैरह आपने देखा, रिजल्ट बेस्ड परफॉर्मेंस है। तो ये इन सारी चीजों को देखते हुए अपेरेंटली मार्केट एक इंडिकेटर का इंतजार कर रही है, वो वॉर से रिलेटेड है। रिजल्ट या फिर हमारा लोकल इंडिकेटर आ सकता है, जो मैंने गैस सेक्टर सर्कुलर रेट की खबरों पे बात की। तो ये दोनों ही खबरें इंपॉर्टेंट है। और अपेरेंटली जो लग रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक्स सर गैस सेक्टर सर्कुलर रेट ही लग रहा है, ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ। सही सही बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।